सब कुछ होते हुए भी अगर किसी रिश्ते में भीतर से खालीपन महसूस हो तो ये इस बात का संकेत नहीं है कि प्रेम समाप्त हो गया है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि प्रेम ने स्वयं को व्यक्त करना छोड़ दिया है। आज के समय की सबसे गंभीर और सबसे कम समझी जाने वाली समस्या यही है कि रिश्ते टूटने से पहले ही भीतर से सूख जाते हैं। बाहर से वे चलते हुए दिखते हैं, समाज में वे सामान्य लगते हैं, घर में वे व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, पर भीतर एक मौन होता है जो धीरे धीरे विश्वास को खा जाता है। एक ही छत के नीचे, एक ही बिस्तर पर, एक ही जीवन में दो लोग रहते हुए भी एक दूसरे से अनुपस्थित हो जाते हैं। इसी अनुपस्थिति से वो प्रश्न जन्म लेता है जिसे लोग अक्सर शब्दों में नहीं कहते पर मन में बार बार दोहराते हैं। क्या तुम्हें मैं चाहिए या केवल मेरा शरीर? ये महाग्रंथ किसी एक व्यक्ति, किसी एक लिंग या किसी एक रिश्ते का आरोप पत्र नहीं है। ये उस सामूहिक मानसिक अवस्था का अध्ययन है जिसमें आधुनिक मनुष्य जी रहा है। ये कोई प्रयोगशाला आधारित शोध नहीं है जहां निष्कर्ष आंकड़ों से निकाले जाएं, बल्कि ये जीवन से निकला हुआ अनुसंधान है जहां अनुभव ही प्रमाण है और अनुभूति ही सत्य। इस अध्ययन की पद्धति 3 स्तंभों पर आधारित है: आधुनिक मनोविज्ञान, भारतीय शास्त्र और दर्शन तथा कथात्मक जीवन अवलोकन। इन तीनों को एक साथ रखकर ये समझने का प्रयास किया गया है कि वो कौन सी आंतरिक प्रक्रिया है जिसके कारण रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव की जगह केवल शारीरिक अपेक्षाएं शेष रह जाती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस अवस्था को इमोशनल नेग्लेक्ट विद इन इंटीमेसी कहता है। ये वो स्थिति है जहां दो लोग शारीरिक रूप से पास होते हैं पर मानसिक और भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कट चुके होते हैं। दिन भर की थकान, काम का दबाव, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत भय, इन सब को साझा करने का स्थान संवाद होता है। जब संवाद नहीं होता तब ये सभी दबाव भीतर जमा होते रहते हैं। रात को जब शरीर पास आता है तो मन ये नहीं देखता कि ये प्रेम है या नहीं, वो केवल ये महसूस करता है कि उसकी अनदेखी की जा रही है। यहीं से शारीरिक निकटता, जो कभी सुरक्षा का अनुभव कराती थी, धीरे धीरे संदेह और बोझ का कारण बनने लगती है। भारतीय दर्शन इस स्थिति को बहुत पहले पहचान चुका था। उपनिषदों में कहा गया है कि जहां मन नहीं जुड़ा वहां स्पर्श भी शून्य हो जाता है। मन यहाँ केवल सोचने की शक्ति नहीं है, बल्कि वो संवेदनशील चेतना है जो किसी भी संबंध को जीवित रखती है। जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसकी भावनाएं महत्वहीन हैं, कि उसकी थकान, उसका डर, उसका दुख किसी के लिए मायने नहीं रखता, तब वो स्वयं को व्यक्ति नहीं, उपयोग की वस्तु की तरह देखने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है और इसी कारण ये सबसे अधिक खतरनाक है। डिजिटल युग ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। आज मनुष्य हर समय कनेक्टेड है लेकिन उपस्थित नहीं है। स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगियां देखना आसान है, पर सामने बैठे व्यक्ति की आंखों में देखना कठिन। नोटिफिकेशन, रील्स, संदेश और सूचनाएं, ये सब ध्यान को खंडित करती हैं। ध्यान का खंडन केवल समय की चोरी नहीं करता, वो संबंध की गहराई को भी चुरा लेता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति ने मन को ये सिखा दिया है कि सुख तुरंत चाहिए, बिना प्रतीक्षा के, बिना प्रक्रिया के। भावनात्मक जुड़ाव समय मांगता है, धैर्य मांगता है, और यही कारण है कि शरीर को शॉर्टकट बना लिया गया है। पर शॉर्टकट कभी मंजिल नहीं बनते, वे केवल दूरी को ढकते हैं। भारतीय शास्त्र इस असंतुलन को असंयमित काम कहते हैं। काम को जीवन का पुरुषार्थ माना गया है, पर वो तभी कल्याणकारी है जब वो धर्म से जुड़ा हो। धर्म का अर्थ केवल नैतिकता या नियम नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व, मर्यादा, करुणा और चेतना है। जब इच्छा धर्म से अलग हो जाती है तब वो प्रेम नहीं रहती, वो अधिकार बन जाती है, और जहां अधिकार आता है वहां विश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से रिश्तों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि सामने वाला केवल लेना चाहता है, समझना नहीं चाहता। इस अध्ययन के दौरान अनेक जीवन कथाओं का अवलोकन किया गया। स्त्रियों ने बार बार ये कहा कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी भावनात्मक उपस्थिति अदृश्य हो गई है, जैसे उनकी पहचान केवल एक भूमिका तक सीमित कर दी गई है। पुरुषों ने ये कहा कि वे ये समझ नहीं पाते कि उनकी शारीरिक इच्छा को नकारा क्यों जा रहा है, जबकि वे उसे प्रेम की अभिव्यक्ति मानते हैं। ये टकराव इसलिए नहीं है कि कोई गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों अलग भाषाएं बोल रहे हैं। एक भावनात्मक सुरक्षा की भाषा, दूसरा शारीरिक अभिव्यक्ति की। जब संवाद का पुल टूट जाता है तब यही भाषाएं एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगती हैं। यहीं अर्धनारीश्वर का शास्त्रीय प्रतीक अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। शिव और शक्ति का ये स्वरूप ये नहीं सिखाता कि स्त्री और पुरुष समान हैं, बल्कि ये सिखाता है कि वे पूरक हैं। शिव बिना शक्ति शव हैं और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। संतुलन ही संबंध का आधार है। आधुनिक रिश्तों में समस्या ये है कि दोनों अपने अपने पक्ष को पूर्ण मान बैठे हैं। कोई ये मानता है कि उसकी इच्छा ही प्रेम है और कोई ये मानता है कि उसकी पीड़ा ही अंतिम सत्य है। दोनों सत्य हैं पर अधूरे। पूर्णता संवाद से आती है, वर्चस्व से नहीं। कामसूत्र को केवल संभोग की पुस्तक मान लेना इसी असंतुलन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल है। महर्षि वात्स्यायन ने स्पष्ट रूप से लिखा कि स्त्री और पुरुष के बीच संबंध तभी पूर्ण होता है जब दोनों एक दूसरे की रुचियों, मानसिक अवस्थाओं और सीमाओं का सम्मान करें।
जो व्यक्ति केवल अपने सुख को प्राथमिकता देता है वो काम का नहीं अहंकार का पालन कर रहा होता है, और अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अहंकार रिश्ते में प्रवेश करता है तब संवेदना बाहर निकलने लगती है। यहीं से ये महाग्रंथ अगले चरण की ओर बढ़ता है, जहां प्रश्न ये नहीं रह जाता कि समस्या क्या है, बल्कि ये बन जाता है कि इसे पहचाना कैसे जाए, समझा कैसे जाए और सुधारा कैसे जाए। क्योंकि जहां चेतना है वहां परिवर्तन संभव है, और जहां संवाद जीवित है वहां रिश्ता अभी पूरी तरह मरा नहीं है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल शारीरिक अपेक्षाओं की नहीं बल्कि भावनात्मक अनुपस्थिति की है, तब ये अध्ययन पहचान के अगले स्तर में प्रवेश करता है। यहाँ प्रश्न ये नहीं रह जाता कि रिश्ता बिगड़ा क्यों, बल्कि ये बन जाता है कि वो बिगड़ रहा है या नहीं, इसे समय रहते पहचाना कैसे जाए। क्योंकि अधिकांश रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। उनका क्षरण बाहर से दिखाई नहीं देता, वो भीतर ही भीतर होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं सब ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया, जबकि वास्तव में बहुत कुछ पहले ही समाप्त हो चुका होता है। भारतीय दर्शन इस स्थिति को अवमानना जन्य विरक्ति कहता है। जब सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है तब प्रेम स्वतः ही सिकुड़ने लगता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सम्मान से प्रेम जन्म लेता है और प्रेम से विश्वास। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। जहां सम्मान कम होता है वहां प्रेम टिक नहीं पाता, और जहां प्रेम नहीं रहता वहां काम केवल शरीर तक सीमित रह जाता है। यही वो बिंदु है जहां रिश्ता एक जीवित संबंध न रहकर एक यांत्रिक व्यवस्था बन जाता है। इस अध्ययन में 5 व्यावहारिक संकेतों को रिलेशनशिप डेप्थ इंडिकेटर्स के रूप में पहचाना गया है। ये संकेत ये बताते हैं कि रिश्ता केवल चल रहा है या वास्तव में जीवित है। पहला संकेत है बीमारी, थकान या कमजोरी में व्यवहार। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या मानसिक रूप से टूटता है तब दूसरे साथी की प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। यदि उस समय भी अपेक्षाएं बनी रहती हैं, यदि उस समय भी ये महसूस किया जाता है कि दूसरे की जरूरतें अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि रिश्ता भावनात्मक रूप से असंतुलित है। शास्त्र इसे सेवा भाव कहते हैं। सेवा बिना अपेक्षा के होती है। जहां सेवा है वहां प्रेम अभी मरा नहीं है। दूसरा संकेत है सुनने की क्षमता। केवल सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना, बिना बीच में टोके, बिना समाधान दिए, बिना ये साबित किए कि कौन सही है और कौन गलत। मनोविज्ञान कहता है कि अधिकांश लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। यही कारण है कि संवाद विवाद में बदल जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि सुन लेना ही आधा समाधान है। जब कोई व्यक्ति ये अनुभव करता है कि उसकी बात बिना जजमेंट के सुनी जा रही है, तब उसके भीतर की कठोरता स्वयं ही पिघलने लगती है। तीसरा संकेत है सार्वजनिक सम्मान। निजी रिश्तों में दी गई चोट भी भर सकती है, पर सार्वजनिक अपमान बहुत गहरे निशान छोड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति समाज, परिवार या मित्रों के बीच अपने साथी को नीचा दिखाता है, भले ही मजाक में, तो वो केवल उस क्षण को नहीं तोड़ता, वो पूरे संबंध की नींव को हिला देता है। सार्वजनिक सम्मान ये दर्शाता है कि आप अपने साथी को अपने प्रतिबिंब की तरह देखते हैं, अपनी संपत्ति की तरह नहीं। चौथा संकेत है छोटे अनकहे कर्म। बिना कहे पानी देना, थकान में चाय बना देना, रास्ते में हाथ पकड़ लेना, अचानक ये पूछ लेना कि तुम ठीक तो हो। ये सब संकेत हैं कि रिश्ता अभी भी ध्यान और संवेदना से जुड़ा हुआ है। प्रेम बड़े बड़े शब्दों से नहीं, छोटे छोटे कर्मों से जीवित रहता है। जब ये छोटे कर्म समाप्त होने लगते हैं तब रिश्ता केवल औपचारिकता में बदलने लगता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है भावनात्मक उपलब्धता। ये वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति बिना डर के कह सकता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है और दूसरा उसे सुनने के लिए उपलब्ध है। जब किसी को ये लगने लगता है कि उसकी भावनाएं बोझ हैं, कि उसकी बातों से परेशानी होती है, तब वो धीरे धीरे चुप हो जाता है। ये चुप्पी ही रिश्तों की सबसे घातक बीमारी है। जब ये सभी संकेत कमजोर होने लगते हैं तब शारीरिक निकटता भी अपने अर्थ खोने लगती है। तब हर स्पर्श संदेह के घेरे में आ जाता है। तब ये प्रश्न बार बार उठता है कि क्या सामने वाला मुझे चाहता है या केवल मेरी देह को। इसी बिंदु पर यह अध्ययन इंटरवेंशन के चरण में प्रवेश करता है। यहाँ दोषारोपण की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि दोष ढूंढने से रिश्ता नहीं बचता, चेतना जगाने से बचता है। पहला इंटरवेंशन नॉन फिजिकल इंटीमेसी का पुनर्निर्माण है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि बिना भावनात्मक निकटता के शारीरिक निकटता टिक नहीं सकती। प्रतिदिन कम से कम कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां कोई मोबाइल ना हो, कोई स्क्रीन ना हो, कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। केवल दो लोग हों एक दूसरे के सामने, बिना किसी उद्देश्य के। शास्त्र इसे सन्निधि कहते हैं। ये उपस्थिति रिश्ते को फिर से सांस लेने का अवसर देती है। दूसरा इंटरवेंशन इमोशनल डिपॉजिट्स का है। रिश्ता एक भावनात्मक बैंक खाते की तरह है। हर प्रशंसा, हर धन्यवाद, हर सम्मान एक जमा है। हर ताना, हर अनदेखी, हर दबाव एक निकासी। समस्या तब आती है जब रिश्ता केवल निकासी पर चलने लगता है। भारतीय दर्शन इसे ऋण संतुलन कहता है। जहां केवल लिया जाए और दिया ना जाए, वहां संबंध टिक नहीं सकता। ये हस्तक्षेप दोनों साथियों को ये सिखाता है कि प्रेम को व्यक्त करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि आवश्यकता है। तीसरा हस्तक्षेप वल्नरेबिलिटी का है। विशेष रूप से पुरुषों के संदर्भ में ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज ने पुरुषों को ये सिखाया है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है,
पर इस अध्ययन का निष्कर्ष स्पष्ट है कि जहां पुरुष संवेदनशील नहीं होता वहां स्त्री सुरक्षित महसूस नहीं करती। जब कोई पुरुष ये कह पाता है कि वो थका है, डरा है या असमंजस में है, तब वो अपनी शक्ति नहीं खोता बल्कि विश्वास का द्वार खोलता है। जहां भय नहीं होता वहां प्रेम स्वतः ही बढ़ने लगता है। चौथा हस्तक्षेप स्पिरिचुअल सिंक्रोनाइजेशन का है। रिश्ते तब तक स्थिर नहीं हो सकते जब तक वे शरीर से ऊपर नहीं उठते। साथ ध्यान करना, प्रार्थना करना या मौन में बैठना, ये क्रियाएं केवल धार्मिक नहीं हैं बल्कि मानसिक संरेखण की प्रक्रिया हैं। जब दो लोग किसी बड़ी शक्ति या किसी बड़े सत्य से जुड़ते हैं तब उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं संतुलित होने लगती हैं। शास्त्र इसे चित्त ऐक्य कहते हैं, जहां दो मन एक दिशा में बहने लगते हैं। पांचवा और अंतिम हस्तक्षेप बाउंड्रीज का है। सीमा का अर्थ दूरी नहीं बल्कि स्पष्टता है। जब कोई व्यक्ति ये कह पाता है कि आज उसे स्पर्श नहीं, संवाद चाहिए, और दूसरा इसे अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार कर पाता है, वहीं से रिश्ता स्वस्थ होता है। महाभारत में कहा गया है कि स्पष्टता ही धर्म है। अस्पष्टता से भ्रम जन्म लेता है और भ्रम से पीड़ा। अंततः ये महाग्रंथ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि रिश्ता कोई लेन देन नहीं है, कोई सौदा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। रिश्ता एक यज्ञ है जहां दोनों को अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है, धैर्य की अग्नि जलानी पड़ती है और प्रेम को प्रसाद की तरह बांटना पड़ता है। जब पुरुष स्त्री को केवल देह नहीं देवी मानता है और स्त्री पुरुष को केवल साधन नहीं साधक मानती है, तभी रिश्ता पवित्र होता है। तब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, बल्कि ये बन जाता है, क्या तुम मेरे साथ ठहर सकते हो। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।